वालेकुम साथियों, अब हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं एक ज़रा और केस बहुत कॉमन डिस्कस होता है, सिर्फ न्यूरोसर्जन्स में नहीं, तमाम डॉक्टर्स के आगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वही सिलसिला चल रहा है कि उर्दू ज़बान में न्यूरोसर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हिंदी ज़बान में न्यूरोसर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कस किया जाए, उस पर बात की जाए। और ये मानते हुए मैं चल रहा हूँ कि हम अपनी ज़बान में जिसको समझ कर बात करके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, ना कि एक दूसरी ज़बान में, जो कि वो भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हमारी अपनी एक काविश है, देखते हैं क्या होता है आगे, क्या इसके नताइज निकलते हैं। बहरहाल हम ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा हो, एक तरह से अच्छे अमल का एक लंबा फ़ायदा मिल सके लोगों को। एक केस है हमारे पास, 58 साला मर्द हैं। वो 2 हफ्ते पहले उनको हेडेक शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, और 2 दिन से उनको वीकनेस शुरू हो गई लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट आर्म में। फिर उनको नौज़िया हुआ, फिर वॉमिटिंग शुरू हो गई, और उसके साथ साथ उनको जो है थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस भी शुरू हो गया। उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री हमने चेक की, वो कोई ख़ास सिग्निफिकेंट नहीं थी। फिर हमने उनको एग्ज़ामिन किया, पता चला कि हेडेक जो है वो उनको ख़ास तौर पर बेंडिंग में ज़्यादा होता है, खांसते हुए ज़्यादा होता है। उनकी क्रेनियल नर्व एग्ज़ामिन की तो हमें पता चला कि उनको होमोनोमस हेमीएनोपिया है, और सटल लेफ़्ट नेज़ोलेबियल फ्लैटनिंग है। यानी नेज़ोलेबियल फ्लैटनिंग ये जो होती है, ये हमारी नाक और ये जो इसके दरमियान में, लेबिया के दरमियान में, ये बिल्कुल फ्लैट। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, कर्व सा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक हुई है, और उसमें न बाकी जो नर्व हैं वो इंटैक्ट हैं। और इसके अलावा जो पावर जो है वो समझ लें, जो लेफ़्ट साइड है उधर तो 4/5 पावर लग रही है, और जो राइट साइड है वो 5/5 पावर है। हल्की सी स्पास्टिटी है अपर लिम में, स्पास्टिक है थोड़ा सा अपर एक्सट्रीमिटी। यहाँ पर हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस यही बना कि डेफिनेटली सम लीजन इन द ब्रेन। अब वो क्या हो सकते हैं, उसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये बन रहा कि हो सकता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हो, जो कि बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन में ग्लायोमा हो सकता है, और भी हो सकते हैं। मैलिग्नेंट में ग्लायोब्लास्टोमा हो सकता है, और ना लिम्फोमा हो सकता है। सेकेंडरी में ना मेटास्टेटिक ट्यूमर हो सकता है, कहीं का भी कैंसर ऊपर की तरफ आ सकता है। वेस्क्यूलर लीजन में इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, इन्फाक्शन हो सकता है, एवीएम हो सकता है, कैवर्नस मालफॉर्मेशन हो सकती है, इन्फेक्शस में ब्रेन एब्सेस हो सकता है, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, और रेडिएशन नेक्रोसिस पुरानी कोई किसी वजह से हो सकती है। हमने उनका फ़ौरन से सीटी स्कैन ब्रेन किया तो पता चला कि मल्टीफोकल hypodensiटी ऑफ द राइट फ्रंटल एंड पार्शल लोब विद मास इफेक्ट एंड मिड लाइन शिफ्ट। हम इसी तरह का एक केस आपके एप्सिस में मल्टीपल रिंग एनहांसिंग एप्सिस का कर चुके हैं। इधर ये जो केस हमें मिला है ये मल्टीफोकल हाइपोडेंसिटी है राइट फ्रंटल और पैराइटल लोब में विद मास इफेक्ट एंड मिडलाइन शिफ्ट, और साथ ही साथ हमने इनका एमआरआई भी परफॉर्म किया विद कंट्रास्ट, जिसमें हमें पता चला कि मल्टीपल रिम एनहांसिंग लीजन्स हैं विदिन डीप वाइट मैटर ऑफ द राइट फ्रंटल और पैराइटल लोब में और कॉर्पस कोलोजम में। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो T2 वेटेड इमेज थी एमआरआई की, उसमें हमें हाइपर इंटेंस रीजन मिला इर्रेगुलर मार्जिन के साथ, सराउंडेड बाय द वेजोजेनिक एडीमा। जो आपको बताया ट्यूमर का जो होता है वो वेजोजेनिक एडीमा होता है वाइट मैटर में। और इसमें हमारी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो बन रही है इधर भी, वो जो क्या कहते हैं रेडियोलॉजिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन रही है, वो मल्टीफोकल या मल्टी सिस्टिक ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा हो सकता है,
मेटास्टेसिस हो सकती है और सेरेब्रल एब्सेस मल्टीपल हो सकती हैं। फर्दर वर्कअप जब हमने उसका किया तो हमें पता चला कि उनकी रूटीन लैब्स की हमने और हमने मेटास्टैटिक वर्कअप किया इस तरीके से कि हमने उनका जो है सीटी स्कैन चेस्ट, सीटी स्कैन एब्डोमेन, सीटी स्कैन पेल्विस किया और हमने प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस किए। हमने उनके ब्लड क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजिकल मार्कर्स किए, बीटा HCG और इसके ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोप जो मतलब कि जो बीटा HCG किया था और इसके अलावा हमने अल्फा फीटोप्रोटीन वगैरह और दूसरे हमने टेस्ट भी किए कि कोई और तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा जो हमने उनकी मेटास्टैटिक वर्कअप में मैंने आपके मेमोग्राम कर सकते हैं अगर फीमेल हो, लेकिन ये मेल है। और इसके अलावा पैट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी, ताकि उसमें पता चलता है कि आयोनाइज ग्लूकोज कहाँ अपटेक हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कौन सा नेक्रोटिक ट्यूमर है, कौन सा नॉन नेक्रोटिक ट्यूमर है। अच्छा, इस पेशेंट की हमने ऑपरेटिव रिस्क असेसमेंट की, टर्नोस्कोपी कितना स्कोर है वो भी चेक किया। इसके अलावा हमने उनका फंक्शनल MRI किया, डिफ्यूजन कैंसर इमेजिंग की, हमने न्यूरो ऑन्कोलॉजी से डिस्कस किया, हमने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस किया। पैथोफिजियोलॉजी में थोड़ी सी यहाँ बताऊँ, हमने जब पेशेंट हमें मिला हम इसको ऐसे लेके चले कि ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा है, तो हमने इसमें जो मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है ये आपको पता है और ये मैलिग्नेंट में सबसे मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर का हिस्सा बनता है और ये WHO ग्रेड में ग्रेड 4 लीजन कहलाता है। और हिस्टोलॉजिकली इसमें सेल्युलर एटाइपिया होता है, एनाप्लेजिया होता है, मल्टीपल माइटोटिक एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं मुख्तलिफ लेवल पर, मुख्तलिफ स्टेजेस तक, माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन और नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन और कैविटेशन सब हमें मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा जो है ये आपको बताऊँ कि ये प्राइमरी GBM जो होता है, इसे हम प्राइमरी GBM कहेंगे या इसमें मतलब कि ये प्राइमरी ट्यूमर है ब्रेन का। अच्छा, माइनॉरिटी में आप ये भी देखेंगे कि जो मैलिग्नेंट डिजेनरेशन होती है ये कभी कभी आपको ग्रेड 2 से ग्रेड 3 एस्ट्रोसाइटोमा में और एलिगोडेंड्रोग्लायोमा में भी मिल जाती है। तो जब ये ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा और एस्ट्रोसाइटोमा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो फिर हम उसे सेकेंडरी GBM कह सकते हैं WHO के हिसाब से। अच्छा, वो जो उनका अपना जो अराइज जो डिनोवो अराइज होता है उसे हम प्राइमरी कहते हैं, जो अपने ही उससे अराइज होता है ग्लायल सेल से। अच्छा जी, इसमें जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा होता है वो ज़्यादातर सुप्राटेंटोरियल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटिव होता है, स्प्रेड करता है अलोंग द वाइट मैटर ट्रैक और ब्लड वेसल के। और ख़ास तौर पे जो प्राइमरी GBM होता है ये आपको कैरेक्टराइज करेगा EGFR एम्प्लीफिकेशन और PTEN म्यूटेशन, जबकि सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा जो है वो TP53 म्यूटेशन शो करता है। ये म्यूटेशन की किस्म है जिसमें एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर जो क्या कहते हैं रिसेप्टर पे जुड़ने वाला एम्प्लीफिकेशन या PTN, ये मतलब कि वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ये ट्यूमर्स को करवा सकते हैं या ऑन्कोलॉजिकल फैक्टर्स हम इन्हें कह सकते हैं। अच्छा, ये जो MGMT प्रोमोटर मिथाइलेशन प्रिवेंट करता है रिपेयर ऑफ दिस अल्काइलेटिंग कीमोथेरापेटिक एजेंट को, ख़ास तौर पे टीमोजोलामाइड। तो ये जो MGMT प्रोमोटर मिथाइलेशन होती है ये आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देती है ख़ास तौर पे टीमोजोलामाइड पे, और इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सर्वाइवल और थोड़ा सा हमने टाइम गेन किया है ऐसे पेशेंट्स के लिए। एक वीडियो मैं पहले भी इस पर कर चुका हूँ और वो आप मेरी पिछली लाइब्रेरी में देख चुके हैं, लेकिन ये वीडियो करने की रीज़न ये थी कि इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो थोड़ी रह गई थी और वजाहत मैं कम कर पाया था पिछली वीडियो में। ट्रीटमेंट ऑप्शन में इसमें आप बायोप्सी की इंडिकेशन होती है, पुअर मेडिकल कंडीशन में आप जो है वो बायोप्सी करेंगे। ट्यूमर लोकेशन अगर आप समझते हैं कि है ना वो ग्रॉस टोटल रिसेक्शन नहीं हो सकती, ग्रॉस टोटल रिसेक्शन नहीं हो सकती तो आपने बायोप्सी करनी है।
आपके जो है इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक में आपको नज़र आता है कि यार ये हो सकता है कि लिम्फोमा हो या एब्सिस हो, कंफर्म ना हो, तो भी आप बायोप्सी कर सकते हैं। तो ये आप समझ लें कि बायोप्सी की इंडिकेशन है पुअर मेडिकल कंडीशन हो या जहाँ पे सस्पिशन हो कि भाई कि ऐसा तो नहीं कि लिम्फोमा या एब्सिस है वहाँ पर, या फिर आप समझते हैं टोटल रिसेक्शन नियर टू इम्पॉसिबल है, तो फिर वहाँ पे बायोप्सी कर लीजिए। सर्जिकल रिसेक्शन में ज़्यादातर जो रिसेक्शन को रिलेट करती है उसमें इंक्रीज टाइम टू प्रोग्रेशन एंड मीडियन सर्वाइवल, जबकि सर्जरी जो है वो इसमें क्यूरेटिव नहीं होती। मकसद जो सर्जरी का यही होता है कि आप मैक्सिमम अमाउंट में ये ट्यूमर आप निकाल लें और मिनिमम न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो। केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन करें। रिसेक्शन आप ना उस वक्त अवॉइड कर सकते हैं जब कोई अननेसेसरी रिस्क हो रहा हो, जबकि बेनिफिट ऑफ सर्जरी अभी कंफर्म नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिस्क ऑफ सर्जरी डेबल्किंग ये है ना, ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है बेनिफिट के मुकाबले में। तो आपने ये मल्टी सेंट्रिक, बायलैटरल और इक्वलेंट जो कॉर्टेक्स होते हैं वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है देखना। अच्छा, दूसरा एडिशनली ये है कि इनका जो लिमिटेड सर्वाइवल बेनिफिट होता है विद सर्जरी, ख़ास तौर पे बूढ़े मरीज़ में और जिनके कर्नोस्कोपी स्कोर जो है 70 से कम हो। जिनके 70 से ज़्यादा है कर्नोस्कोपी स्कोर, उसमें तो रिज़ल्ट थोड़े बेहतर आते हैं। रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है, सर्जरी बता दी, अब रेडिएशन बता। रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है, इसमें आप जो है ना फील्ड रेडिएशन थेरापी 60 गायरॉन तक दे सकते हैं, और ये जो है बायोप्सी के बाद जब आप सर्जिकल रिसेक्शन भी कुछ कर चुके हों और आप समझते हो कि अभी देनी है, तो आप जो कि दी जाती है ज़्यादातर, तो वो आप इसमें 60 गायरॉन तक दे सकते हैं। और इन्फिल्ट्रेटिव नेचर ऑफ द GBMD देखनी होती है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि जो रेडियोग्राफिकली जो एरिया ट्यूमर प्लस 2 सेंटीमीटर मार्जिन होता है उसको तो हम कर सकते हैं रेडिएशन थेरापी की मदद से। दूसरा, रेडिएशन थेरापी के साथ साथ आप एडजुवेंट टीमोजोलामाइड कीमोथेरापी भी कर सकते हैं और करनी चाहिए, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे बताए गए हैं। मेडिकली जो ट्रीट करते हैं उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इंडिकेटेड है इसमें, क्योंकि वो सिम्टम देख के कि कितना मास इफेक्ट है, वेजोजेनिक एडिमा कितना ज़्यादा है, उसको जितना कम कर सकते हैं वो कर दें ताकि ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव हो और वहाँ तक कीमोथेरेपी की दवाएं आराम से पहुँच सकें। उसमें टीमोजोलामाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ओरल अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये आजकल दी जाती है रेडिएशन थेरापी के साथ, क्योंकि ये जो है आपका जो है रेडिएशन थेरापी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ट्यूमर सेल को किल करने में, इसका किल करवाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो रिकरेंस डिजीज़ होती है उसमें आप ना दूसरी दवाएं जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कहलाती है BVC ज़ोम्ब, ये दे सकते हैं। इसके अलावा एक वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर के साथ ये बाइंड हो जाती है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और हम इस तरह से इन सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ की मदद से पेशेंट को काफ़ी हद तक वक्त दिलवा सकते हैं। थोड़ा सा बात यहाँ पे मैं आपके आगे करना चाहूँगा सर्जिकल टेक्निक पर। ये जो पेशेंट होते हैं इनको मैंने बता दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है ट्यूमर का वो बायलैटरल वाइट मैटर में है और ये आराम से कोई इसको रिमूव करना आसान नहीं है। हिस्टियोटैक्टिक बायोप्सी आप करते हैं लीजन की, और ख़ास तौर पे जो राइट फ्रंटल लोब है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और कंफर्म भी यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत अच्छे से हो जाती है और ट्यूमर का जेनेटिक सिग्नेचर भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इन ऐसे केसेस में रिसेक्शन जो है वो ज़रूरी हो जाता है और हम यही चलते हैं प्री ऑपरेटिवली फंक्शनल MRI और डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग की मदद से हम मैपिंग कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व हैं। अगर लैंग्वेज एरिया इन्वॉल्व है, मोटर एरिया इन्वॉल्व है, तो फिर सर्जरी का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है। मरीज़ को हम और ज़्यादा डिपेंडेंट कर देते हैं, वो और उसकी कम सलाहियतें हो जाती हैं बात करने की, और मतलब कि परफॉर्मेशन उसकी कम करता है वो। और MRI इमेज गाइडेंस जो होती है, इंट्रा ऑपरेटिव MRI या इंट्रा ऑपरेटिव मैपिंग जो होती है, या अवेक क्रेनियोटमी है, या अगर आपको स्पीच का थ्रेट है न्यूरो मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसमें। ये तमाम चीज़ें एहतियातन की जाती हैं।
वैसे प्रिसाइज पोजीशन और अप्रोच जो है ये इस क्रेनियोटमी में ये रिसेक्शन ऑफ जीबीएम जो डिपेंड करता है उसके लोकेशन और साइज ऑफ ट्यूमर पर। न्यूरो नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है स्टेल्थ स्टेशन वगैरह है, वो आपको लोकलाइज करने में बहुत मदद देता है और आप उसको इंसाइज करके क्रेनियोटमी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ड्यूरा जब आप ओपन करते हैं तो आप क्रेनिएक्टमी प्लान करते हैं, आप मिनिमाइज़ करते रहते हैं डिस्टेंस को, अंडरलाइन ट्यूमर को अवॉइड करते हैं, डैमेज को, एलोकेंट कॉर्टेक्स को, और जो पिया होती है ओवर द इंटेंडेड क्रेनिएक्टमी वो क्यूरोटाइज कर देते हैं बाइपोलर डिवाइस से और कट कर देते हैं शार्पली। सक्शन और बाइपोलर जो इलेक्ट्रोकॉटरी है वो इसमें यूज़ की जाती है डाइसेक्शन के लिए पैरेन्काइमा के और ट्यूमर रिमूवल के लिए भी। और दूसरा ये जो ग्रेइश पिंकिश फ्राइबल हेमरेजिक ट्यूमर होता है वो आपको समझ आता है कि नॉर्मल टिश्यू से ये डिफरेंट है और नॉर्मल वाइट मैटर को आपने अवॉइड करना है छेड़ने से। जबकि सराउंडिंग वाइट मैटर में ये आपको एडिमा ही मिल सकता है, मतलब कि थोड़ी बल्जिंग भी मिल सकती है, लेकिन ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन ट्यूमर्स को डील करने का। जीबीएम जो होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं और इनकी जो ट्रू मार्जिन्स होती हैं विद सराउंडिंग पैरेन्काइमा उसको देखना सिर्फ एक्सपीरियंस से आपको आ जाता है। और नॉन एलोकेंट कॉर्टेक्स में ये आप अगर थोड़ा सा अग्रेसिव माइल्डली हो जाते हैं या लोबेक्टमी पार्शल कर लेते हैं तो भी मरीज़ को थोड़ा बहुत फ़ायदा उससे हो जाता है। और एबनॉर्मल फ्राएबल जो ट्यूमर वेसल्स होती हैं उनको भी निकालना इधर ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग ना हो। जबकि एलोकेंट कॉर्टेक्स में आपकी स्टडी ये होनी चाहिए कि सिर्फ आप इंटरनल डी बल्किंग करें जितनी सेफ़ है और ट्यूमर को क्या के रिम में सूडो कैप्सूल अपना एज्यूम कर लें जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल टिश्यू को डिस्टर्ब ना करें ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। ये आपको है ना एनाटॉमिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इंट्रा ऑपरेटिव अवेयरनेस होनी चाहिए, क्रिटिकल केयर और मॉनिटरिंग अच्छी आपको पता होनी चाहिए, न्यूरो नेविगेशन आपका आप इस्तेमाल करें और इसके अलावा ये फंक्शनल एमआरआई का इस्तेमाल करें, ट्रैक्टोग्राफी आजकल की जाती है उसको कीजिए, इंट्रा ऑपरेटिव कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल मैपिंग, इमेज गाइडेंस और इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई कीजिए ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो। सब टोटल रिसेक्शन जो होती है वो हाईली वेस्कुलर ट्यूमर में एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग को भी तो रोकना इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रॉस टोटल रिसेक्शन ये वैसे तो हम सोच के करते हैं लेकिन आप विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर सकते हैं मरीज़ की फंक्शनैलिटी को तो कीजिए। ये मैंने आपके सामने केस रखा ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा का और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड एक और भी वीडियो में करनी पड़ेगी। बहरहाल ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट